अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कल हमारे प्रोग्राम में दुबई में मकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन उमर फारूक ज़हूर ने दावा किया कि इमरान खान को सऊदी वली अहद की तरफ से तोहफे में दी गई कीमती घड़ी का सेट उनके पास है, जो उन्होंने इमरान खान के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के कहने पर दुबई में फराह गोगी से ख़रीदा था। उमर फारूक ज़हूर ने प्रोग्राम के दौरान ही ये कीमती तोहफे दिखा भी दिए, हमारे साथ तस्वीर और सर्टिफिकेट्स भी शेयर किए और यह दावा भी किया कि उन्होंने इस पूरे सेट को बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी से $20 लाख यानी उस वक्त रुपए के कदर के हिसाब से 28 करोड़ रुपए में तकरीबन खरीदा था और फराह गोगी के इसरार पर ही कैश में अदायगी की थी। उमर फारूक ज़हूर के दावे के बाद सियासी हलचल मच गई है। इमरान खान पर कई अहम सवालात उठने लगे क्योंकि इस घड़ी की फरोख्त से मुतालिक इमरान खान के मौक़िफ़ और उमर फारूक ज़हूर के साथ मुबैना डील में पैसों का बहुत बड़ा फ़र्क सामने आ रहा है। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि तोशा खाना के इन तोहफ़े की कीमत 10 करोड़ से ज़ायद लगाई गई थी और उन्होंने ये सेट उसका 20% यानी 2 करोड़ 12 लाख रुपए अदा करके अपने पास रख लिया था और फिर बाद में 5 करोड़ 80 लाख रुपए में फ़रोख्त कर दिया था। मगर घड़ी के मुबैना खरीदार उमर फारूक ज़हूर का दावा है कि उन्होंने ये सेट खरीदने के लिए फराह गोगी को $20 लाख यानी तकरीबन 28 करोड़ रुपए अदा किए थे। ये इमरान खान साहब पर बहुत संगीन माली बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम हो सकता है, जिसकी वजह से मुबैना तौर पर कौमी ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। इस पूरी कहानी की अहम किरदार फराह गोगी हैं और फराह गोगी के जो हस्बैंड हैं एहसन सलीम गुज्जर, वो हमारे साथ एक प्रोग्राम में अब से 6 माह पहले ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि मई 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान जो एमनेस्टी स्कीम लेकर आए थे उसमें उन्होंने और फराह बीबी ने दोनों ने उसका फ़ायदा उठाया था और फराह बीबी साहिबा ने 33 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम ली थी, जो कि लगभग तकरीबन वही अमाउंट बनता है जो कि सामने आ रहा है इस डील के तहत, जो कि उमर फारूक ज़हूर ने इल्ज़ाम लगाया है। अब अहम बात यह है कि इमरान खान साहब माजी में हमेशा कह चुके हैं कि जो चोरी करते हैं, जिनका काला धन होता है, जो टैक्स नहीं देते हैं, चोरी का पैसा होता है, उसे वाइट करने के लिए वो एमनेस्टी स्कीम लेते हैं। माजी में इमरान खान साहब ये इल्ज़ामात लगाते रहे, फिर अपनी हुकूमत में आकर एक के बाद एक एमनेस्टी स्कीम देते रहे, बाद में उन एमनेस्टी स्कीम्स पर पछतावे का इजहार भी करते रहे। मगर अप्रैल में डील होती है। अप्रैल 2019 में उमर फारूक ज़हूर का दावा है कि $20 लाख का उन्होंने ये सेट खरीदा है। उसके एक महीने बाद मई 2019 में फराह बीबी साहिबा एक एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाती हैं, उनके शौहर एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं। हमारे प्रोग्राम में वो इस बात को कबूल कर चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा अहम सवालात हैं कि क्या ये वही पैसे हैं जिनको बाद में वाइट किया गया, एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाया गया। हमारे साथ फराह खान के हस्बैंड मौजूद हैं, उनके खावन एहसन जमील गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसन जमील गुज्जर साहब, बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए, आपने वक्त निकाला अपना मौक़िफ़ देने के लिए। बराह रास्त इल्ज़ाम आपकी अहलिया पर लग रहा है कि उन्होंने $20 लाख में, यानी उस वक्त 140-141 रुपए का डॉलर था, कोई 28 करोड़ रुपए में उन्होंने ये तोहफे बेचे, उमर फारूक ज़हूर को बेचे और कैश में पैसे लेने पर इसरार किया। और ज़ाहिर ये वो तोहफे थे जो कि इमरान खान साहब को सऊदी अरब से मिले थे। आपका क्या मौक़िफ़ है? खान साहब शुक्रिया हमारा मौक़िफ़ लेने का, थैंक यू वंस अगेन। हमारा मौक़िफ़ क्रिस्टल क्लियर है कि फरी हैज़ नेवर मेट दिस जेंटलमैन। ना उनका इनसे कभी कोई फ़ोन पे रब्ता हुआ, ना वो खुद कभी इनसे मिली, ना वो घड़ी फरी ने देखी, ना फरी का इस घड़ी को बेचने से किसी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता है। उस वक्त में 2019 में कभी फराह खान साहिबा दुबई गई? दुबई तो हमारा आना जाना लगा रहता है, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर डेट्स बताएं तो मैं चेक करके बता सकता हूँ। अप्रैल 2019 में, मैं अभी इंतजार कर लेता हूँ, अगर फराह खान साहब आपके साथ हैं तो उनसे पूछ लें, अप्रैल 2019 में क्या वो दुबई गई? नहीं, मेरे साथ नहीं है इस वक्त, बट आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। बट आई एम सर्टेन कि अगर वो गई भी हों तो उनका इस वॉच से, इस खरीदो फरोख्त से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है और इस बंदे से वो कभी नहीं मिली। मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि उनके इल्म में था फराह खान साहिबा के कि ये तोहफे मिले हैं, उनके साथ कभी बुशरा बीबी साहिबा ने शेयर किया हो, कि ज़ाहिर वो बहुत करीब थी बुशरा बीबी के? यार मेरे ख्याल में ये दफ्तर के अमूर हैं, इनका घर में कोई डिस्कस होना कोई उनका तुक बनता नहीं है, ना कोई मेरे नॉलेज के मुताबिक। और मैंने जितना ज़िंदगी में देखा है कि जो बहना है साबिक फर्स्ट लेडी, ना उनको तोहफे ताइफ की शौकीन है, ना उन्होंने कभी कोई जेवर पहने हैं, ना उन्होंने कभी कोई घड़ियाँ पहनी हैं। तो आई डोंट नो व्हाई दे वुड डिस्कस। गुजर साहब, ये ज़रा घरेलू मसला नहीं रहा है क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा को खुद को भी तोहफ़े मिले, इमरान खान साहब को भी तोहफ़े मिले, वो तोहफे लेकर दफ्तर से घर ले आए और घर लाकर उन्होंने बेच दिए। तो इस सारी बातों का पता नहीं है फराह बीबी को? अगर देखें, हमने तो फरी में
कभी भी इस घड़ी को घर में नहीं देखा, ना फर्स्ट लेडी के पास देखा, ना उसने खुद इसे कभी देखा, ना वो इसे लेके गई, ना उसने किसी से पैसे रिसीव किए, ना उसका घड़ियों की खरीदो फरोख्त करने के। इन केस अगर वो ये काम करती भी तो वो मुझे कहती कि ये ले पकड़े और इसका कुछ करके आए। वो आप अंदाजा लगाए ना कि $2 मिलियन फॉरेन कंट्री में लेके एक लड़की किस तरह जो है ना वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकती है यार जस्ट। और वो अकेली ये सारा कुछ करती रही, कुछ 007 तो नहीं है ना वो सब। मगर इसमें मसला ये है कि वो शहजाद अकबर साहब भी बीच में आते हैं। ज़ाहिर शहजाद अकबर साहब इस बात को डिनाई कर रहे हैं, हम चाहते हैं उनका मौक़िफ़ आए, आज भी हमने उनको दावत दी है, मगर शहजाद अकबर साहब भी बीच में आते हैं, वो कनेक्ट कराते हैं, फिर फराह बीबी जाती हैं और कैश में डील करने का इसरार करती हैं। ये उमर फारूक ज़हूर साहब का इल्ज़ाम। खानज़ादा साहब, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, फरी हैज़ आल्सो नेवर मेट मिस्टर शहजाद अकबर। उनका कोई भी मेरे साथ भी कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई, फरी के साथ भी कभी मुलाकात नहीं हुई, कोई उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू, कोई किसी किस्म का राब्ता उनके साथ कभी नहीं रहा हमारा। साहब ये बताइएगा कि ज़रा फराह बीबी बहुत ज़्यादा करीब बुशरा बीबी के, और इतना करीब कि इमरान खान साहब की आमतौर पर रिवायत नहीं है कि किसी को ज़ाती तौर पर वो इतना दिफा करें। फराह बीबी पर इल्ज़ाम लगता है, इमरान खान साहब खुद आ जाते हैं फ़ौरन दिफा करने के लिए। कल का भी इल्ज़ाम इमरान खान साहब पर नहीं लगा, फराह बीबी साहिबा पर लगा, मगर वो खुद आ गए दिफा करने के लिए। वो बुशरा बीबी के इतने करीब हैं कि एक ऑडियो लीक आई जिसमें वो अरसलान खालिद को कह रही थी कि गद्दारी से लिंक कर दो, फराह बीबी का ख़ास तौर पर जिक्र कर रही थी। तो मगर फराह बीबी साहिबा को इस पूरे गिफ्ट का, इस मामले का कुछ भी नहीं पता है, उन्हें कुछ इल्म नहीं है, इतनी करीब होने के बावजूद। देखें, कुर्बत के कई मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। जो कुछ हम लोग हैं मर्द, हम समझते हैं कि कुर्बत वही है जहां लेन देन हो, लेकिन मैं आपको ये कैटेगरिकली कह रहा हूं कि हमारा फरी बीबी का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है फर्स्ट लेडी के साथ कमर्शियल, ठीक है। ये बार बार हम कह चुके हैं। वो एक दूसरे के साथ हमारा बड़ा, इनका फरी का और उनका बड़ा जो है वो नेक रिश्ता है, उसमें लेन देन का कोई तसव्वुर नहीं हो सकता। तो ना इस तरह के काम फर्स्ट लेडी साहब का करती हैं, ना फरी करती है। बिल्कुल मैं आपको ये यकीन दहानी कराता हूँ कि इन दोनों का इस बात से कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। ठीक है जैसा फिर अप्रैल 2019 का ये वाक़या है बकौल उमर फारूक ज़हूर साहब के, जिसको आप डिनाई कर रहे हैं, मगर मई 2019 में एक महीने बाद इमरान खान साहब की हुकूमत में एमनेस्टी स्कीम आती है और फराह साहिबा 33 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम लेती हैं, उसका फ़ायदा उठाती हैं, जो कि इमरान खान साहब माजी में कहते थे कि सिर्फ चोर इसका फ़ायदा उठाते हैं। ये 33 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम क्यों ली फराह साहिबा ने? खानज़ादा साहब, मैं आपके प्रोग्राम में भी और हमारी फाइनेंशियल टीम लाहौर प्रेस क्लब में बैठकर इन बातों का जवाब दे चुकी है। ये रेपिटेशन है उन सवालों का जिनका जवाब हम दे चुके हैं कि हमने इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर होने के दौर में कोई एमनेस्टी नहीं ली। जो तारीख है वो रेपुटेशन नहीं है, उतनी ही तकरीबन कीमत। अप्रैल में डील हुई, मई में एमनेस्टी स्कीम 33 करोड़ रुपए की। ये सारा का सारा जो है ये रेपुटेशन नहीं है, ये नई बात है। आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो करेक्ट नहीं है। हमने इमरान खान के दौर में 33 करोड़ की कोई एमनेस्टी नहीं ली। हमने जब वज़ीर आज़म थे मरी से जो अब्बासी साहब हैं, उनके दौर की एमनेस्टी हमने ली हुई है। ये बहुत पेपर्स डिक्लेयर है हर चीज़। साहब, आपने पिछले प्रोग्राम में इस बात को तस्लीम किया था कि आप लोगों ने एमनेस्टी स्कीम ली है, मगर आपने वजह ये बताई थी, आपने इसी एमनेस्टी स्कीम को माना था और आपने वजह ये बताई थी कि आप मुल्क से बाहर रहा करते थे और बाहर रहने की वजह से और आपके इलाज की गर्ज से बाहर थे, इसलिए जब आप वापस आए तो आपने ये एमनेस्टी स्कीम ली है। ये रिपोर्टेड फैक्ट है कि आपने मई 2019 में एमनेस्टी स्कीम ली है। आप दोबारा इसको इन्वेस्टिगेट कर ले। हमने एमनेस्टी स्कीम शाहिद खान अब्बासी की वज़ारत उज़्मा के दौर की ली है। इमरान खान से हमने कोई फायदा नहीं उठाया। मैं वो वाला आपसे 6 माह पहले आप मान चुके हैं मेरे प्रोग्राम में कि आपने एमनेस्टी स्कीम ली थी और किस वजह से ली थी। मैं आज भी मान रहा हूँ। आप और एमनेस्टी स्कीम की बात कर रहे हैं, मैं और एमनेस्टी स्कीम की बात। इसमें एक मसला है क्योंकि आपने उस वक्त कहा था कि हम क्योंकि मुल्क से बाहर होते थे इलाज की वजह से, इसलिए वापस आए तो एमनेस्टी स्कीम लेनी पड़ी, जिसमें मैंने आपको करेक्ट किया था ये बात कह के कि फराह खान साहिबा ने जो
2018 में अपने असासे दिखाए थे, वो 23 करोड़ रुपए थे और रिटर्न फाइल किए थे, मगर अचानक उन्होंने 33 करोड़ रुपए की अगले साल एमनेस्टी स्कीम ले ली थी। मैंने आपको काउंटर किया था इस बात पे कि जो आप कह रहे थे कि बाहर थे हम, फिर हम अचानक वापस आए तो फिर हमें इसलिए एमनेस्टी स्कीम लेनी पड़ी। ऐसा नहीं था, एक साल के अंदर अंदर आपके असासे बढ़े और आपने उसका फायदा उठाया। खान ज़रा साहब, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ें ऑन डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, आप इन्वेस्टिगेट कर ले। हमने शाहिद खान अब्बासी साहब के ज़माने के टाइम की एमनेस्टी ली, हमने कोई एमनेस्टी किसी पैसे की नहीं ली जो इमरान खान के दौर में हमने, बल्कि आप इस चीज़ को खुद पेपर्स में जाके देख लें। वैसे मैं नाज़रीन को दिखा देता हूँ, मैं नाज़रीन को दिखा देता हूँ कि मैं नाज़रीन को दिखा देता हूँ कि आपने क्या कहा था। आपकी एहलिया ने 33 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम ली है और आपने भी 2 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम ली है 2019 में। भाई आप ये जो भी नैब ने पूछना है या एफबीआर ने पूछना है वो हमसे पूछे मनी ट्रेल के भाई ये पैसे आपके पास कहां से आए हैं। जो कि हमने बैंकों में जो ट्रांजैक्शंस की हैं, जो आपको कहने का मकसद है वो ये है कि बैंक आजकल 10 लाख रुपए अभी जमा नहीं करता जब तक उसके पास प्रूफ ना हो कि आप कहां से लेके आए हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक रूल्स हमारी मनी ट्रेल ऑलरेडी भी एफबीआर के पास मौजूद है, मजीद भी हम हर जगह पे देने के लिए तैयार हैं। एमनेस्टी की भी हमने जस्टिफिकेशन ऑलरेडी एफबीआर को पेश की है। अगर सब डॉक्यूमेंटेड है तो आपको एमनेस्टी की जरूरत ना पड़ती। अगर आपकी जो इनकम है वो बियॉन्ड मींस नहीं है और आपके असास से जस्टिफाइड हैं तो आपने 33 करोड़ रुपए की आपकी एहलिया ने एमनेस्टी और 2 करोड़ रुपए की आपने एमनेस्टी क्यों ली? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं ये बात टीवी पे एडमिट नहीं करना चाह रहा, कहना नहीं चाह रहा कि मैं 3-4 साल मुल्क से बाहर रहा हूँ जिसमें मैं शदीद बीमारी का शिकार रहा और उस सिलसिले उन दिनों हम अपने टैक्सेस सही तरह जमा नहीं करा सके मेरी अदम मौजूदगी की वजह से मुल्क से। जब 2018 में हम लोग वापस आए, आके हमने सारा सिस्टम दोबारा शुरू किया तो हमने टैक्सों को रीफाइल दोबारा से मुल्क में अपने टैक्स फाइल शुरू किए। ये भी चढ़े हुए सूरज की तरह एक यहाँ हकीकत है कि बिकॉज ऑफ इलनेस फॉर 3 to 4 years आई वाज नॉट इन द कंट्री। अच्छा, मगर उन 3-4 साल में ठीक है आपने 2016, 17, 18 में अपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए, मगर 2018 में तो आपने रिटर्न्स फाइल किए और वो तकरीबन थे 21 करोड़ रुपए के। आपकी एहलिया ने भी किए, वो थे 23 करोड़ रुपए के। फिर इमरान खान साहब की 18 में हुकूमत आती है और 2021 तक उनके एसेट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 4 से 97 करोड़ पर पहुंच जाते हैं और 2019 में वो इमरान खान साहब की ही एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाती है, जो कहते थे कि एमनेस्टी तो काला धन को सफेद करने के लिए करप्ट लोग लेते हैं। तो ये क्यों आपने किया 2019 में एग्जैक्टली? ये भी 200% जस्टिफाइएबल चीज है। हमारे जो फैमिली में तकसीम हुई उसमें से जो चीज़ें मेरे हिस्से में आई, जो चीज़ें हमने आपस में तकसीम की, वो चीज़ें जो कि हम फरी के अकाउंट में या फरी के मामलात में पहले वो डिक्लेयर नहीं थी, वो पैसा उसको मिला थ्रू बैंक मिला, उसके जरिए जो कुछ भी हुआ जो हम फाइल नहीं कर सके। गुजर साहब, इनहेरिटेंस के लिए एमनेस्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनहेरिटेंस आप डिक्लेयर कर सकते हैं। नहीं देखें, अब आप एक ही सवाल लेके बैठ गए हैं कि एमनेस्टी क्यों ली। भाई एमनेस्टी हमने ली, वो लीगल थी लेना, हमने कोई लीगल काम नहीं किया। नैब हमसे पूछेगी, आप पूछ रहे हैं, आपको भी मैं फैक्ट्स कर दूंगा कि भाई वो हमने क्यों ली, किस वजह से ली। और फिर साथ में हमें ये भी बता दें गुजर साहब कि फिर मामला सिर्फ और सिर्फ उनका नहीं है, जो उनकी बहन है उनको फॉरेन रेमिटेंसेज में 2 साल में तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए वसूल हुए जो कि उन्होंने किए 84 मिलियन रुपीस, और वो रेमिटेंसेस के ज़रिए किए और उनके असासे भी जो महज तकरीबन 5.5 करोड़ के थे वो 2 साल में बढ़कर 13.5 करोड़ के हो गए। तो फराह खान साहिबा की बहन का भी मामला है वो, और उनका कोई और उनकी बहन जो है किसकी बहन की बात कर रहे हैं? फराह खान साहिबा की बहन की बात कर रहा हूँ, मुसर्रत साहिबा, जिनका कोई बाहर डिक्लेयर्ड बिजनेस नहीं था, उनके पास भी अचानक पैसे आते हैं और उन पैसों को से उनके जो असासे हैं वो 5.5 करोड़ से 13.5 करोड़ रुपए पर पहुंच जाते हैं। ये कैसे हुआ? जो उनकी सिस्टर है, ठीक है, वो यूके में परमानेंट रेजिडेंट है यूके की, ठीक है, वहाँ उनका घर है, वो रहती हैं उधर। आई डोंट नो कि उनके जो बिजनेस अफेयर्स है वो मेरा या फरी का मामला नहीं है, ये उनका अपना मामला है। और मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ
कि हमारा कोई लेना देना इस वार से नहीं है और ना हमने इमरान खान के दौर की कोई एमनेस्टी ली। हमने तो खान साहब तो बाकायदा दिफा करते हैं कि मेरे दौर में फराह खान साहिबा के असासे इसलिए इतने मल्टीप्लाई हो गए क्योंकि प्रॉपर्टी के कारोबार वालों के सबके मल्टीप्लाई हो गए थे और एमनेस्टी स्कीम भी बार बार लेके आते थे। ठीक है ना मेरे भाई, मैं आपको अकाउंटेंट्स की बात बता रहा हूँ। हमने प्रेस क्लब में बैठकर, लाहौर प्रेस क्लब में बैठकर ये सारे डॉक्यूमेंट जर्नलिस्ट को रिवील किए। वैसा आपने मुझे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे इस हवाले से, वो आपने नहीं भेजे थे, आप दोबारा भेज दीजिएगा। मैंने आवाम को दिखा दिया कि आपने लास्ट टाइम क्या कहा। डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा, ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक है, FBR के रॉकेट पे मौजूद हैं, फिर भी आपको ये भेज देंगे हम। फराह साहब भी कहा था आपके प्रोग्राम में, मगर ऐसा सलीम गुज्जर साहब पिछले इंटरव्यू की बात से आप मुँह कर रहे हैं। आपने कहा था डॉक्यूमेंट भेजेंगे, आपने नहीं भेजे। आपने 6 माह पहले मेरे इंटरव्यू में कहा था कि आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान वापस आएंगे, केसेस का सामना करेंगे। 6 महीने से पाकिस्तान आप आए नहीं है। अच्छा, आप खारजा साहब जो पाकिस्तान में हैं उनकी तो इज्जत महफूज रख नहीं सके। ठीक है, लोगों की पेंटें उतर रही हैं इस इंटीरियर मिनिस्टर के दौर में, लोगों को बिजलियां लग रही हैं, लोगों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है। तो मैं पागल हूं कि मैं इस इंटीरियर मिनिस्टर के होते हुए पाकिस्तान में आ जाऊं। सर इसमें मसला यह है कि जिन लोगों ने ये इल्जाम लगाया है उन लोगों ने इल्जाम एजेंसियों पर लगाया है और जिन बातों की वजह से लगाया है वो भी आपको पता है। तो आपने कौन से ऐसे बयानात दिए हैं, आपने ऐसे कौन से बयानात दिए? और पंजाब में तो इमरान खान साहब की हुकूमत है, पंजाब में तो इमरान खान साहब की हुकूमत है जी, पंजाब में तो इमरान खान साहब की हुकूमत है और आप कौन सी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको एजेंसियों पर इल्जाम लगाना पड़ेगा? जिस एयरपोर्ट पे उतरना है वो पंजाब गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन में तो नहीं आता ना। तो फिर इसका मतलब ये समझा जाए कि आप नहीं आएंगे पाकिस्तान वापस केसेस का सामना करने जब तक इमरान खान वजीर आजम नहीं बनेंगे। जी इंटीरियर मिनिस्टर साहब जब तक ये कुर्सी पे मौजूद है, जिन्होंने ओपनली आपके प्रोग्राम में जियो पे दुनिया के हर चैनल पे बैठ के ये धमकियां दी, मगर ऐसा सलीम गुज्जर साहब आपने वादा किया था 6 माह पहले। जो वाकयात आप बता रहे हैं ये हैं पिछले 1.5 से 2 माह के। 6 माह पहले आपने वादा किया था, आप 2 हफ्ते में आ रहे हैं, आप नहीं आए। तो इसका मतलब है जब इमरान खान वजीर आजम होंगे, जब भी फराह खान साहिबा और ऐसा सलीम गुज्जर साहब पाकिस्तान आएंगे और केसेस का सामना करेंगे, वरना नहीं करेंगे। साहब जब ये इंटीरियर मिनिस्टर उतरेगा हम पाकिस्तान आएंगे। के खिलाफ पंजाब में वापस परवेज इलाही साहब की हुकूमत आते ही एंटी करप्शन ने जो पहला काम किया वो फराह खान साहिबा के केसेस खत्म करने का किया। आपने देखा दोस्त मोहम्मद बाजारी को केस करके गिरफ्तार किया, दूसरों के खिलाफ केसेस बन रहे हैं, आपके केस सबसे पहले खत्म कराए इमरान खान साहब ने परवेज इलाही की हुकूमत से। मैं पंजाब गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं हूँ, ना मैं इमरान खान साहब का नुमाइंदा हूँ, ना मैं तरीके इंसाफ का नुमाइंदा हूँ। ऐसा मगर आप उनसे फायदा उठाने वाले तो है ना। उनके दौर में आपके असासे मल्टीप्लाई हुए, उनके वापस हुकूमत में आते ही आपके केसेस खत्म हो गए। गुज्जर साहब वो केस हाई कोर्ट में जाके खत्म हुआ है, आप रैपिड चेक कर लें। मगर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने कहा ना कि उनके पास कोई इस हवाले से सबूत नहीं है, वो इसको आगे नहीं परसू करना चाहते, तभी खत्म हुआ है ना। बाकियों के बारे में तो नए नए केसेस खोल रहे हैं वो। तो भाई आप दोबारा इन्वेस्टिगेट करा लें, सबूत है ही नहीं है तो कहां से लाएं वो। तो आप खान साहब से कहते हैं ना कि ये मेरा केस खत्म ना कराएं, हम इसका आके सामना करेंगे। फिर स्टेटस ये है कि इमरान खान साहब हुकूमत में होंगे, आप फायदा उठाएंगे, आपके असासे मल्टीप्लाई होंगे, वो हुकूमत में नहीं होंगे, आप पाकिस्तान नहीं आएंगे, दोबारा हुकूमत में होंगे तो पाकिस्तान आएंगे। ये हमारा मुल्क है, हम हमारे असासे जो इमरान खान के दौर में कोई कंसिडरेबली नहीं बढ़े। ये कागज पे बात है, किसी किस्म का अपने इमरान खान से कोई फाइनेंशियल फायदा नहीं लिया। और साहब 23 करोड़ से मैं बता देता हूँ आपको, 23 करोड़ से 97 करोड़ हो गए। और इमरान खान साहब ने टीवी पे आके दिफा किया कि फराह खान के असासे इसलिए बढ़ गए क्योंकि मेरे दौर में तो जो भी प्रॉपर्टी का काम करते थे सबके बढ़ गए। दुनिया में कोई एक मिसाल नहीं है कि मुल्क का सरबराह ये आके बता रहा हो कि जो प्रॉपर्टी का कारोबार करते थे, जो अशराफिया है, उन्होंने मेरे दौर में बड़ा फायदा उठाया है, और ये कह के वो फराह खान का दिफा कर रहा हो। ऐसा कहीं दुनिया में मिसाल नहीं है जो इमरान खान साहब ने किया उनके लिए। तो यार एक मासूम लोग जिन पे झूठे इल्जाम लगाए जाए, हर जिम्मेदार पाकिस्तानी को उनका दफा करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुज्जर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। गुज्जर साहब पहले जब फराह गोगी पर आमदनी से ज़ायद असासों से मुतालिक इल्जाम लग रहे थे, तो देखिए इमरान खान उनका कैसे दिफा करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने फराह खान के ऊपर केस डाला है, ये किसी को भी पहले दिखाएं कि कोई केस बन सकता है। पहले तो क्या जी उसकी जो वेल्थ बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम है, ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ऊपर अप्लाई करती है। वो कौन सी कोई एमएनए या पब्लिक ऑफिस होल्डर थी, वो तो एक रियल एस्टेट पे काम करती है 20 साल से। ये सीधी इंतकामी कार्रवाई ली जा रही है। ये कहा गया जी उसकी दौलत में 3 साल में बड़ा इजाफा है।
आप सिर्फ ये चेक कर लें कि रियल एस्टेट में पिछले 3 साल में जो पैसा बना है वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं बना। रियल एस्टेट के अंदर जिस तरह का पैसा आया है, ये जरा जितने भी रियल एस्टेट के लोग हैं उनसे जरा पूछें तो सही कि उनकी दौलत में कितना इजाफा हुआ। तो ये कोई क्राइम तो नहीं है। फराह खान का इस तरह दिफा करने वाले इमरान खान ने आज हम पर कुछ इल्जाम लगाए, उनका जवाब देंगे ब्रेक के बाद। कल हमने अपने प्रोग्राम में उमर फारूक ज़हूर का इंटरव्यू किया। उसके फ़ौरन बाद ही हमने इमरान खान साहब के सामने चंद सवालात रखे। उनको और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं को अपने प्रोग्राम में आने की दावत दी, आज भी दावत दी, मगर किसी ने प्रोग्राम में शिरकत नहीं की और हमारे सवालात के जवाब देने के बजाय जियो न्यूज़ और हमारे प्रोग्राम को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हमारे खिलाफ पाकिस्तान, दुबई और बरतानिया में मुकदमा दायर करने की धमकी भी दे दी। खुद इमरान खान ने आज ट्वीट किया कि बस बहुत हो गया। कल जियो और खानजादा ने सरपरस्तों की मदद से एक मशहूर ज़माना धोखेबाज और आलमी सतह पर मतलूब मुजरिम की तराशी गई बेबुनियाद कहानी के जरिए मुझ पर बहुतान तराशी की। मैंने अपने वकला से बात की है और मैं जियो, खानजादा और इस धोखेबाज के खिलाफ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बरतानिया और मुत्तहदा अरब अमारात में भी कानूनी चाराजोई का इरादा रखता हूँ। फिर आज अपने लॉन्ग मार्च से खिताब में भी इमरान खान ने हमारे खिलाफ कानूनी चाराजोई की धमकी दोहरा दी। इमरान खान जहाँ चाहें, जिस मुल्क में चाहें, जिस अदालत में चाहें, हम उनका सामना करने को तैयार हैं, मगर इमरान खान हमारे प्लेटफॉर्म या किसी भी फोरम पर हमारे उन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं जो हम मुसलसल उनके सामने रख रहे हैं। इमरान खान साहब, उमर फारूक ज़हूर अगर आपके बकौल एक फ्रॉड भी है तो वो तोहफे जिसमें खाना काबा बना हुआ है और हीरे से भरी हुई घड़ी है, एक पेन जिसमें 1466 हीरे हैं, एक इंतहाई महंगे हीरे के साथ अंगूठी है और कफलिंग्स हैं, वो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने आपको दिए थे और इसलिए दिए थे कि आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। वो उसी उमर फारूक ज़हूर के पास मौजूद हैं जो बकौल आपके एक फ्रॉड है। इस मुल्क के अवाम ने 1.5 करोड़ से ज़्यादा वोट आपको दिए, मुल्क के वज़ीर आज़म आप बने, ख़ुद को सादिक अमीन आप कहते हैं, रियासत मदीना के दावेदार आप हैं, खुलफाए राशिदीन की मिसाल आप देते हैं, अपनी तहरीक का आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकालीफ से मुवाजना आप करते हैं। इसलिए जवाब आपको देना है। आप हर मौके पर ख़ुद पर उठने वाले सवालों का जवाब देने के बजाय दूसरों पर इल्ज़ामात की बौछार करके सिर्फ डिस्क्रेडिट ना करें, बल्कि अब आपको जवाब देने हैं। अगर आपका दावा है कि उमर फारूक ज़हूर की कहानी में झोल है तो आपकी कहानी में उससे ज़्यादा झोल है। अगर एक लम्हे के लिए मान लें कि उमर फारूक ज़हूर की कहानी आपके दावे के मुताबिक बिल्कुल झूठ है, तो आइए आपकी कहानी आवाम के सामने रख देते हैं। आपकी कहानी यह है कि आपने खुद बकौल आपके 10 करोड़ रुपए के तोहफे 5 करोड़ 70 लाख रुपए में इस्लामाबाद की एक लोकल मार्केट में एक खस्ता हाल दुकान में बेच दिए और उसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी आप दिखाने को तैयार नहीं। आप एक फ़ोटोकॉपी हुए लेटर हेड पर एक हाथ से लिखी हुई रसीद दिखाकर चाहते हैं कि कौम यकीन करे कि तकरीबन 5.25 करोड़ की अदायगी इस रसीद के साथ इस दुकान पर हो गई है और अब मालिक भी दुकान बेचकर भाग गया है। जिस वक्त हम मौजूद है इस्लामाबाद की जिना सुपर मार्केट के अंदर मौजूद गोल मार्केट में, और ये वो दुकान है आर्ट ऑफ टाइम जिससे ये रसीद निकली है, जो कि रसीद है इमरान खान साहब को जो तोहफा दिया गया था क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, कीमती घड़ी का, कीमती पेन और कफलिंग्स का। इस दुकान की ये रसीद है जो कि 22 जनवरी 2019 को जारी हुई है, जिसके मुताबिक इस तमाम कीमती तोहफे की जो कीमत है वो 5 करोड़ 10 लाख रुपए लिखी गई है, रसीद दी गई है। हम यहाँ पर पूछने आए हैं कि ये रसीद लेने, इसकी रकम किसने ली या ये रसीद किस तरीके से निकली। तो यहाँ पर दुकान के मालिक बख्तियार हैं जो कि बता रहे हैं कि ये दुकान उन्होंने 2020 में ली है। इससे पहले मसूद साहब मालिक होते थे जो कि ये अपना कारोबार घड़ियों का करते थे, वो बेच के चले गए हैं और अब ये दुकान इनके पास है और इस कारोबार को चला रहे हैं। उनका ये कहना है कि नए मालिक का ये कहना है कि वो इस रसीद के हवाले से कुछ नहीं जानते। कैमरामैन खलीक अहमद, कैमरा एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। दुकान देखिए, रसीद देखिए, और इसका मतलब है कि दुकानदार ने 2019 में इमरान खान साहब से घड़ियाँ ली और 2020 में दुकान भी बेचकर चला गया। मगर एयरमाई न्यूज़ के रिपोर्टर हसन अयूब ने बताया कि जाली रसीदें भी किस तरह बन जाती। ये जाली रसीदों से मुताल्लिक उस दुकानदार का मौक़िफ़ बता रहे थे जिसका खान साहब दावा कर रहे हैं। इससे पहले फवाद चौधरी कह चुके हैं कि घड़ी मुल्क से बाहर बेच दी तो क्या हो गया। वो रेफर कर रहे हैं कि घड़ी जो किसी ने बाहर के मुल्क में तोहफे में दी वो प्राइम मिनिस्टर ने खरीद ली गवर्नमेंट से और बाहर जाके बेच दी। तो मतलब इसमें क्या, तो फिर क्या जुर्म हुआ या मतलब इसमें क्या इरेगुलरिटी है या वो मतलब अभी मुझे समझ नहीं आई कि उनका इल्जाम है क्या, मतलब किस बात के ऊपर जो है
उनको एतराज क्या है? 8-9 करोड़ रुपए की घड़ी हो या 10 की हो या 5 की हो या 2 की है, अगर मेरी घड़ी है और मैंने बेच दी है तो उस पर तो कोई एतराज बनता नहीं है। और आज तहरीक इंसाफ का दावा है कि पाकिस्तान में ये घड़ी बेची गई है। दुकानदार का मगर नाम नहीं बता रहे हैं बल्कि छुपा रहे हैं। मैं वाज़ेह तौर पे नेशनल टेलीविजन पे चैलेंज करता हूँ कि ग्राफ की कई दुकानें हैं दुबई में इस वक्त, हमें वहाँ से वैल्यूएशन, मीडिया भी आए, हम भी आते हैं, वहाँ बैठ के वैल्यूएशन कर लें। जिस डीलर को ये 5 करोड़ 70 लाख में ये बेचा गया, मेरी इत्तला के मुताबिक उस डीलर ने इसको सेट को आगे बेचा है, शायद इन्हीं हजरात को 6 करोड़ 10 लाख पे बेचा है। और वो डीलर भी जो था उसका नाम मैं अभी रिवील नहीं करूंगा क्योंकि वो अभी मुल्क से भागे हुए हैं, वो भी दुबई में है, क्योंकि जब हमारी हुकूमत गई तो FIA ने उस जो डीलर होता है उसको भी उठा लिया था, उसको अंदर भी किया हुआ था काफ़ी देर पे। उसके बाद जब उसको छोड़ा तो वो मुल्क डर के मारे मुल्क छोड़ के बाहर भागा हुआ है। इससे भी इंशाल्लाह आज राब्ता होगा और हकायक पता चल जाएंगे कि उन्होंने किसको बेचा, एग्जैक्टली कितने के बेचा। उस डीलर का नाम भी पता है, उनका नंबर भी पता है, उनको दुबई में उनका अता पता भी पता है। तो इंशाल्लाह ये भी हकायक सारे सामने आ जाएंगे तो ये झूठ भी आपको एक आपके सामने अनअर्थ हो जाएगा। तो सवाल यह है कि अगर हुकूमत ने उसे गिरफ्तार किया और टारगेट किया तो इसका मतलब है हुकूमत को तो उसका नाम पता है, फिर आवाम से क्यों छुपा रहे हैं? क्यों उसका नाम और बैंकिंग ट्रांजैक्शन की पूरी मनी ट्रेल आवाम के सामने नहीं रख रहे हैं? फिर खान साहब, आप चाहते हैं कि कौम इस बात पर यकीन करे कि इस तोहफे में एक पेन जिसमें 1466 सिर्फ हीरे हैं, उसमें से पेन की कीमत निकाल दें। यह सोने का पेन है, इसमें से सोने की कीमत भी निकाल दें। ग्राफ जो कि दुनिया का सबसे महंगा तरीन ब्रांड है, जिसने $55 मिलियन यानी तकरीबन 125 अरब रुपए की घड़ी भी बेची है, उसकी ब्रांड वैल्यू भी निकाल दें। तो भी आपने 1466 हीरों के इस पेन की मालियत 15 लाख रुपए लगवाई और फिर 20% यानी 3 लाख रुपए में ये पेन खरीद लिया और 7.5 लाख रुपए में बेच दिया। यानी आपने खान साहब एक हीरे की मालियत 1000 रुपये लगवाई और अदायगी 200 रुपये फ़ी हीरा की और 500 रुपये फ़ी हीरा में ये पेन बेच दिया। खान साहब, आपकी इस बात पर हंसा तो जा सकता है मगर यकीन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस मार्केट में आपके बकौल आपने 500 रुपये के हिसाब से एक कीमती तोहफ़ा बेच दिया है, इस मार्केट में आप इतने पैसों में एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकते हैं। और ग्राफ कंपनी तो दुनिया के बेहतरीन हीरो के लिए जानी जाती है। इसके अलावा खान साहब, आपको ये जवाब भी देना है कि तोशाखाना स्कैंडल आपके दौरे हुकूमत में ही सामने आ गया था, मगर आपने पूरी कोशिश की कि तफसीलात सामने ना आए और दोस्त ममालिक की नाराज़गी का बहाना बनाते रहे। और जिस सहाफ़ी ने यह स्कैंडल कवर किया उसके साथ क्या क्या हुआ वो अपनी कहानी बार बार बताता रहा है। उस सहाफ़ी और उसकी वालदा को धमकियाँ दी गई, 2 बार नौकरी से निकलवाया गया, जब वो अदालत गया तो अदालत के सामने बहाने बनाए गए। साहब, आपको इसका भी जवाब देना है। ये वो सवाल हैं जिनकी वजाहत खुद इमरान खान साहब ने करनी है या उनके साथियों ने करनी है। अवाम उनके जवाब के मुंतज़िर है। लेकिन आज पूरा दिन गुजर गया मगर तहरीक इंसाफ की तरफ से इन सवालों का जवाब नहीं आया। हालांकि आज फवाद चौधरी, जुल्फी बुखारी और शीरी मज़ारी ने इस मौजू पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मगर अपनी पोजीशन वाज़े करने के बजाय फवाद चौधरी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इमरान खान के खिलाफ सिर्फ एक इल्ज़ाम मिला है और वो ये है कि उन्होंने कानून के मुताबिक घड़ी बेचकर मुनाफा कमाया। जहाँ पे नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जो हैं उनके हम केसेस देखते हैं, जो एक एक केस जो है वो 20-20 अरब रुपए का, 24-24 अरब रुपए का है। वहाँ पे इमरान खान के ऊपर अगर कोई एलिगेशन मिला है तो वो ये है कि उन्होंने जो घड़ी ख़रीदी थी कानून के मुताबिक उन्होंने बेच दी और इस तरह से इमरान खान ने 3.5 करोड़ रुपए या 4 करोड़ रुपए जो हैं वो प्रॉफिट कमाया। फवाद चौधरी का ये दावा झूठ है। तोशाखाना स्कैंडल के अलावा इमरान खान पर संगीन माली बेज़ाब्तियों के और भी इल्ज़ामात हैं। ममनुआ फंडिंग केस का तो आज खुद इमरान खान ने भी जिक्र किया। ममनुआ फंडिंग केस इस वक्त भी अदालत में है। FIA उस पर मज़ीद तहकीकात कर रहा है। बरतानिया का फाइनेंशियल टाइम्स उस पर स्टोरी कर चुका है। इमरान खान ने आज तक उसके खिलाफ केस नहीं किया है, बल्कि उसको एक इंटरव्यू दे दिया है जिसमें अमेरिका के हवाले से अपनी पोजीशन से पीछे हटे हैं। इसके साथ साथ इमरान खान से जुड़ा माली बेज़ाब्तियों का एक और संगीन मामला है जिसका जवाब इमरान खान ने आज तक नहीं दिया है। यह संगीन इल्ज़ाम 190 मिलियन पाउंड यानी 50 अरब रुपए से मुतालिक है और मुल्क की तारीख के बहुत बड़े स्कैंडल्स में से एक है। इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि उनकी हुकूमत में बरतानिया में एक पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून पर 190 मिलियन पाउंड यानी 50 अरब रुपए का जुर्माना हुआ जो पाकिस्तानी हुकूमत को मिलने थे, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में यह रकम कौमी ख़जाने में जमा कराने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में एडजस्ट कर दी गई जहां पहले ही इस प्रॉपर्टी टाइकून के ज़िम्मे 460 अरब रुपए वाजिब अदा थे। ये वो संगीन इल्ज़ाम है जो इमरान खान का पीछा कर रहा है। मगर फिर भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं कि इमरान खान पर तो तोशाखाना के अलावा
माली बेज़ाब्तियों का कोई दूसरा इल्ज़ाम ही नहीं है। और काबीना के ज़रिए कैसे बिजनेस टाइकून को फ़ायदा पहुंचाया गया, पूरी काबीना के से मामला किस तरह सीक्रेट रखा गया, किस तरीके से उसका अप्रूवल लिया गया, आज खुद फैसल वाउडा ने तफसीलात बताई। इस बिज़नेस टाइकून ने किसको बेनिफिट दिए हैं, क्योंकि ये स्कैंडल भी सामने आया कि अलकादिर ट्रस्ट के लिए ज़मीन इसी बिज़नेस टाइकून ने दी। बुशरा बीबी जो कि इमरान खान साहब की अहलिया हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। फ़राह खान जो कि बुशरा बीबी की दोस्त है वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो माली फ़ायदा किसने उठाया, ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम है। 50 अरब रुपए का ये स्कैंडल है। 190 मिलियन पाउंड बरतानिया में बाकायदा तौर पर पकड़े गए और पाकिस्तान को ट्रांसफ़र हुए और इस बिज़नेस टाइकून को फ़ायदा पहुंचा दिया गया। बराह रास्त रिश्वत का ये केस बनता है कि फ़ायदा उठाकर इतनी बड़ी रकम छोड़ दी गई और काबीना के अंदर क्या हुआ था उसका अहवाल फैसल वाउडा बता रहे हैं। एक और स्कैंडल बन रहा है, वो बहुत बड़ा बन रहा है। जो तफसीलात हम आपके सामने ब्रेक के बाद रखने जा रहे हैं वो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म जो कीमती घड़ी दी गई थी, इस हवाले से दुबई की कारोबारी शख्सियत ने कल हमारे प्रोग्राम में बड़े दावे कर दिए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने ये घड़ी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फ़राह गोगी के ज़रिए $20 लाख में ख़रीदी और इस डील में शहजाद अकबर ने सहूलतकारी की। मगर आज खुद साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद कर दी और वाज़े किया कि उमर फ़ारूक को ये तहाइफ नहीं बेचे गए और दावा किया कि उमर फ़ारूक का माजी मशकूक है और उन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। मगर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उमर फ़ारूक ज़हूर ने बड़ा दावा कर दिया है और हमें अपने मौक़िफ़ और कुछ पैगामात से मुताल्लिक़ मवाद भी फराहम किया है जो आप सब के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए जानना लाजमी है। उमर फ़ारूक के मुताबिक, मैं फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर हैरान हो गया हूँ। मेरा फवाद चौधरी के साथ करीबी ताल्लुक़ रहा है। जब फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर थे तो हमने साथ में कारोबार करने की कोशिश भी की है। फवाद चौधरी मुख्तलिफ मौक़े पर दुबई आते रहे हैं और एक दफ़ा ज़ाती दरख्वास्त पर मेरे अखराजात पर भी दुबई आए हैं और उनकी हुकूमत में मुझे टारगेट करने के लिए जो केसेस बनाए गए हैं उसमें भी फवाद चौधरी ने मेरी मदद करने की कोशिश की है, मगर वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो शहजाद अकबर से खौफज़दा थे। फवाद चौधरी जब वफाकी वज़ीर थे तो हम मुख्तलिफ कारोबारी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ भी राब्ते में थे जिसमें वैक्सीन, ई स्पोर्ट्स और IT सेक्टर जैसी कारोबारी सरगर्मियाँ शामिल थी। फवाद चौधरी ने कई दफ़ा दुबई में हमारे दफ्तर का दौरा भी किया है। ये उमर फ़ारूक का दावा था। लेकिन जब हमने उमर फ़ारूक ज़हूर से सवाल किया कि आपके इन इल्ज़ामात के क्या सबूत हैं, तो उन्होंने हमारे साथ कुछ व्हाट्सएप पैगामात शेयर किए हैं जिनमें मुबैना तौर पर फवाद चौधरी ख़ुद उमर फ़ारूक ज़हूर से बातचीत कर रहे हैं। मगर हमने उमर फ़ारूक के इस दावे पर भी सवाल उठाया और कहा कि आपकी फवाद चौधरी के नाम से जिस शख्स से बातचीत हो रही है आप उसका नंबर भी शेयर करें। और फिर उमर फ़ारूक ने वो नंबर भी शेयर किया और वो नंबर वही है जिसे इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर हमने फवाद चौधरी और उमर फ़ारूक के दरमियान होने वाली बातचीत का जायज़ा भी लिया और हमें पता चला कि कल जब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से मिलने वाले तहाइफ को फ़रोख्त करने की खबर हमने चलाई तो उसके बाद भी मुबैना तौर पर फवाद चौधरी और उमर फ़ारूक के दरमियान बातचीत हुई। फवाद चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उमर फ़ारूक को मशकूक करार दिया, संगीन इल्ज़ामात लगा दिए। लेकिन कल होने वाली बातचीत में फवाद चौधरी ने उमर फ़ारूक को अपना भाई करार दिया। इस हवाले से आपके सामने तफसीलात रखते हैं। उमर फ़ारूक की तरफ से व्हाट्सएप पैगाम शेयर किए गए हैं। उनकी तफसीलात के मुताबिक कल मुत्तहिदा अरब अमारात के वक्त 7:29 पर फवाद चौधरी ने इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ उमर फ़ारूक को फ़रोख्त करने की खबर से मुताल्लिक़ खुद उमर फ़ारूक को व्हाट्सएप पर मैसेज किया और फिर 7:33 पर पूछा कि की हो गया जी, यानी क्या हो गया है, और फिर लिखा कि शहजाद तक तो बात समझ आती है लेकिन इमरान खान क्यों। जिस पर मुबैना तौर पर उमर फ़ारूक ने फौरी तौर पर जवाब देते हुए कहा कि भाई मैंने ही घड़ी ख़रीदी है और ये एक हकीकत है। जिस पर फवाद चौधरी ने 7:41 पर जवाब दिया कि लेकिन फरीक क्यों बनना है, 5 मिलियन की घड़ी कौन देता है। जिसके बाद उमर फ़ारूक ने जवाब दिया कि भाई इस घड़ी की कीमत $1 करोड़ से भी ज़्यादा है, मेरे पास इसकी अप्रेजल है, ये ग्राफ का मास्टर पीस है और पूरी दुनिया में एक ही पीस है। और फिर फवाद चौधरी ने 8:54 पर जवाब दिया कि ऐसा लगता है कि जिस घड़ी से मुतालिक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो इमरान खान की है वो घड़ी नहीं है और अगर आपको मुनासिब लगता है तो इसकी वजाहत कर दें और ख़ुद को इस्तेमाल होने ना दें। जिसके बाद फवाद चौधरी ने हाथ जोड़ने का इमोजी भी बनाया और लिखा कि आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं और मैं नहीं चाहता कि आप बगैर किसी वजह के किसी के मफाद के लिए इस्तेमाल हों। आप और मैं दोनों जानते हैं कि इमरान खान वो शख्स नहीं है जो पैसे की परवाह करता है। जिसके बाद 12:32 पर उमर फ़ारूक ने फवाद चौधरी को जवाब दिया कि भाई
इसमें कोई शक नहीं कि ये वही घड़ी है जो सऊदी वली अहद ने इमरान खान को तोहफे में दी है और ये काबा एडिशन का एक मुनफरिद पीस है। आप मुजरिमान की शनाख्त करने के बजाय और ख़ुद को इससे अलहदा करने के बजाय एक गलत बयानिए का दिफा कर रहे हैं। मेरा ना ही कोई सियासी एजेंडा है और ना ही मेरे कोई सियासी अज़ाइम हैं। यानी अगर ये बातचीत दुरुस्त है जैसा कि उमर फारूक दावा कर रहे हैं और वो फवाद चौधरी का नंबर भी दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर फारूक से ना सिर्फ अब भी राब्ते में हैं बल्कि पहले भी राब्ते में थे। और इंटरव्यू के बाद भी जब फवाद चौधरी हम पर इल्ज़ामात लगा रहे थे, उमर फारूक के माजी पर इल्ज़ामात लगा रहे थे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके साथ ही उमर फारूक से बातचीत भी कर रहे थे, उन्हें अपना भाई भी करार दे रहे थे और उनके आपस में इंतहाई खुशगवार ताल्लुकात है। क्योंकि जो व्हाट्सएप पैगामात हमें उमर फारूक ने भेजे हैं इससे मुबैना तौर पर लगता है कि ना सिर्फ फवाद चौधरी ने उमर फारूक के केस से मुतालिक उनसे बात की है बल्कि अपने ही वुज़रा को बुरा भला भी कहा है। साथ ही मुबैना तौर पर उमर फारूक से वैक्सीन के मामले पर कारोबारी बातचीत भी की है। पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स के प्रोजेक्ट से मुतालिक भी बातचीत की गई है। सिर्फ यही नहीं, अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उमर फारूक के खिलाफ पाकिस्तान में केसेस बनाए गए और उनके रेड वारंट भी जारी किए गए। और आज तहरीक इंसाफ का दावा है कि उमर फारूक एक फ्रॉड है, अगवाकार हैं। और उनका ये दावा ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, मगर व्हाट्सएप पैगामात के मुताबिक 17 दिसंबर 2020 को उमर फारूक मुबैना तौर पर पाकिस्तान में अपने केस से मुतालिक फवाद चौधरी को पैगाम भेजते हैं और 17 दिसंबर 2020 को ही 10:34 पर फवाद चौधरी जवाब देते हैं कि मेरे पास तमाम तफसीलात हैं और आपका अंदेशा बिल्कुल ठीक था, इसमें कुछ भी नहीं है उस खातून के अलावा। जिसके बाद उमर फारूक जवाब देते हैं कि हाँ भाई, ये सारी मन घड़त कहानियाँ हैं जो आपके साथी ने बनाई हैं। यानी उमर फारूक यहाँ फवाद चौधरी को ये बता रहे हैं कि उनके केस में कुछ भी नहीं है और ये सारा किया धरा शहजाद अकबर का है और फवाद चौधरी उस पर कुछ नहीं बोलते। लेकिन पैगामात का तबादला यहाँ रुकता नहीं है। उमर फारूक एक गेमिंग कंपनी से मुतालिक एक ख़बर फवाद चौधरी के साथ शेयर करते हैं और फिर वो फॉरवर्डेड पैगामात भेजते हैं। पहले पैगाम में लिखा होता है कि हमारी पोर्टफोलियो कंपनीज़ का एक कंपेटिटर ये है और दूसरे फॉरवर्डेड मैसेज में लिखा हुआ है कि इसका मार्केट कैप $4 बिलियन का है। मगर दिलचस्प बात यह है कि मुबैना तौर पर शहजाद अकबर को बुरा भला कहने वाले शख्स को फवाद चौधरी जवाब देते हैं कि मुझे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भेज दें, जिसका मुबैना तौर पर उमर फारूक जवाब देते हैं कि मैं अफ्रीका से वापस आ रहा हूं और इस वक्त फ़्लाइट में हूं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार है, मैं आपको भेजने से पहले इसे हतमी तौर पर देखना चाहता हूं, कल इंशाअल्लाह। जिस पर फवाद चौधरी जवाब देते हैं कि मुझे इंतज़ार रहेगा। यहाँ अगर उमर फारूक का ये दावा दुरुस्त है तो सवाल उठता है कि जिस शख्स को आज तहरीक इंसाफ फ्रॉड करार दे रही है और जिस शख्स के खिलाफ खुद तहरीक इंसाफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बनाए, उस शख्स से उसी हुकूमत की काबीना के अहम रुकन और वफाकी वजीर कारोबारी लेन देन में क्यों मसरूफ़ थे। सिर्फ यही नहीं, एक और दिलचस्प पहलू भी है। कल जब हमारे प्लेटफॉर्म से यह सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की खबर सामने आई, शहजाद अकबर ने उमर फारूक को फ्रॉड करार दिया और उनसे मुतालिक मुख्तलिफ ममालिक की मीडिया की खबरें भी शेयर की। लेकिन हमारा कभी ये दावा नहीं था कि उमर फारूक फ्रॉड हैं या सादिक और अमीन हैं। हमारी खबर इमरान खान की तरफ से कीमती घड़ी की फ़रोख्त की थी और सवाल ये था कि यह घड़ी उमर फारूक के पास कैसे चली गई। लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा ट्वीट करते रहे और दावे करते रहे कि उमर फारूक तो एक फ्रॉड है। खुद शहजाद अकबर ने नॉर्वे अखबार की खबर जो रूसी वैक्सीन स्पुतनिक फ़रोख्त करने के स्कैंडल से मुतालिक थी शेयर की, जिसमें उमर फारूक का नाम भी शामिल है। और ये रिपोर्ट 3 जुलाई 2021 की है। यानी 3 जुलाई 2021 को उमर फारूक का नाम वैक्सीन फ़रोख्त करने के एक स्कैंडल में सामने आ गया था। और जो व्हाट्सएप पैगामात हम तक वसूल हुए हैं उनके मुताबिक 26 जून 2022 तक भी फवाद चौधरी और उमर फारूक के दरमियान मुबैना तौर पर राब्ता था। और 26 जून 2022 को उमर फारूक ने डेली पाकिस्तान की खबर फवाद चौधरी को भेजी और खबर की सुर्खी थी कि शहजाद अकबर ने सोफिया मिर्ज़ा के केस में दुबई के बिजनेस टाइकून के खिलाफ FIA का इस्तेमाल किया, जिसका जवाब देते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि ये खौफनाक है। यानी एक तरफ तो फवाद चौधरी आज कह रहे हैं कि शहजाद अकबर उनके खिलाफ केसेस बना रहे थे और तासुर दे रहे थे कि इसीलिए उमर फारूक उनके खिलाफ हो गए हैं, तो दूसरी तरफ मुबैना तौर पर वो उमर फारूक से इस मामले पर अफसोस का इजहार भी कर रहे हैं। ये अपने आप में इस पूरी कहानी का एक दिलचस्प पहलू है। और सिर्फ यही नहीं, आज तहरीक इंसाफ उमर फारूक के 2021 के स्कैंडल का जिक्र करके दावा कर रही है कि वो फ्रॉड है, जबकि वो जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं वो रिपोर्ट भी अपनी जगह मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वैक्सीन स्कैंडल की रिपोर्ट जून 2021 में आई थी और उमर फारूक का दावा है कि जनवरी 2021 में वो खुद वैक्सीन की फ़रोख्त से मुतालिक फवाद चौधरी के साथ राब्ते में थे। और इस हवाले से जो पैगामात उन्होंने हमसे शेयर किए हैं उसके मुताबिक जनवरी 2021 को फवाद चौधरी ने उमर फारूक को स्पुतनिक वैक्सीन से मुतालिक एक फॉरवर्डेड मैसेज भेजा, जिसके बाद उमर फारूक ने जवाब दिया कि आप बात करने के लिए फ्री हैं, जिस पर फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि करें। फिर मुय्यर तौर पर फवाद चौधरी की जानिब से उमर फारूक को कॉल की गई और फिर फवाद चौधरी ने उन्हें लिखा कि एक इजलास आज बुलाया जाएगा, बहरहाल 50,000 ऑर्डर जारी किए जाएंगे। ये मुबैना तौर पर फवाद चौधरी उमर फारूक से कह रहे हैं और हुकूमती फैसलों का बता रहे हैं। और फिर 23 जनवरी 2021 को फवाद चौधरी उमर फारूक के एक पैगाम का जवाब देते हुए लिखते हैं कि आपका मसला हल हो गया है,
जिस पर उमर फारूक हंसते हुए लिखते हैं कि मेरे तो बहुत से मसाइल हैं, आपने कौन सा मसला हल किया है? जिस पर फवाद चौधरी जवाब देते हैं कि वैक्सीन वाला मसला हल हो गया है, बाकी 2 मसलों पर भी काम जारी है। जिस पर उमर फारूक ने फवाद चौधरी को जवाब दिया कि बहुत अच्छे भाई, क्या वो आपको कोई ख़त भेज रहे हैं? जिस पर फवाद चौधरी जवाब देते हैं कि डॉक्टर फैसल इस पर काम कर रहे हैं। और इसके बाद भी फवाद चौधरी और उमर फारूक की वैक्सीन से मुताल्लिक बातचीत सामने नजर आती है। और फिर फरवरी के महीने में फवाद चौधरी उमर फारूक को लिखते हैं कि आपके लिए एक अच्छी खबर है, सब हो गया है, हुकूमत स्पुतनिक वैक्सीन खरीद रही है। जिसका उमर फारूक जवाब देते हुए कहते हैं कि ज़बरदस्त। यानी वैक्सीन की खरीदो फरोख्त से मुताल्लिक उमर फारूक मुबैना तौर पर फवाद चौधरी के साथ राब्ते में थे और हुकूमती फैसलों से मुताल्लिक उन्हें आगाह कर रहे थे। मगर दूसरी तरफ वही तहरीक इंसाफ की हुकूमत उमर फारूक के किसी और मुल्क में वैक्सीन स्कैंडल की रिपोर्ट को अपने हक में इस्तेमाल भी कर रही है। और सिर्फ यही नहीं, गेमिंग यानी ई स्पोर्ट्स से मुताल्लिक भी फवाद चौधरी और उमर फारूक की मुबैना बातचीत सामने आई है। और इस हवाले से जो व्हाट्सएप पैगाम हमारे सामने आए हैं वो दिसंबर 2020 से शुरू होते हैं और इसमें उमर फारूक और फवाद चौधरी बातचीत करते हुए नजर आए हैं कि वजारत खेल के साथ एक इजलास तय किया जाए। और इस हवाले से जूम का एक इनवाइट लिंक भी उन पैगाम के अंदर मौजूद है। साथ ही फवाद चौधरी एक खातून की भी सिफारिश करते हैं और बताते हैं कि वो आपकी टेक कंपनी के लिए असासा साबित हो सकती है। और इस ई स्पोर्ट्स के प्रोजेक्ट से मुतालिक दोनों अफराद के दरमियान मुबैना तौर पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की भी बातचीत हो रही है। और फवाद चौधरी इन पैगामात में उमर फारूक को अपनी दुबई आमद से मुतालिक भी बताते हुए नजर आते हैं। अब सिर्फ यही नहीं, जो बातचीत हमारे साथ शेयर की गई है उसमें एक मौके पर मुबैना तौर पर उमर फारूक फवाद चौधरी को कहते हैं कि नए वज़ीर दाखिला ने ओहदा संभाला है, क्या आपको लगता है कि हम उनके साथ अपने मसाइल को सुलझा सकते हैं? जिसका फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि वो एक डमी है, मैंने वजारत दाखिला के सेक्रेटरी से बात की है। अब दिलचस्प बात यह है कि जो नए वज़ीर दाखिला इमरान खान की हुकूमत में आए थे वो शेख रशीद अहमद थे, जिन्हें फवाद चौधरी डमी कह रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने बात की है। सिर्फ यही नहीं, जो पैगाम हमारे साथ शेयर किए गए उसमें रवा साल यानी जनवरी 2022 के पैगाम भी हैं, जिनके मुताबिक मुबैना तौर पर फवाद चौधरी उमर फारूक को पैगाम भेजते हैं कि मैं दुबई में हूँ, अगर आपके पास वक्त है तो मिल लेते हैं। जिसका उमर फारूक मस्बत में जवाब देते हैं। और फिर फवाद चौधरी लिखते हैं कि अगर आप जल्दी नहीं सोते तो हम रात 11:15 पर मिलते हैं। जिसका उमर फारूक जवाब देते हैं कि मैं उस वक्त तक सो रहा हूँगा, मैं रोज़ाना 6 बजे उठता हूँ। जिस पर फवाद चौधरी लिखते हैं कि ठीक है फिर कल सुबह 10 बजे। जिसका उमर फारूक जवाब देते हैं मैं कल यॉट पर हूँ, फ़खर से कल मिल रहा हूँ, मैंने उनसे पहले बात की है और उन्होंने बताया कि आप भी वहाँ आ सकते हैं। जिस पर फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि चले फिर वहीं मिलते हैं। ये सारी की सारी गुफ्तगू है और हमने फवाद चौधरी को इस हवाले से रब्ता भी किया और उन्होंने बताया कि क्या उमर फारूक ज़रूर ने हमारे साथ दावे किए हैं। उन्होंने इन पैगामात का भी कोई जवाब नहीं दिया। ये प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है, कल भी प्रोग्राम में आए और जवाब दें, हम उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। ये वो गुफ्तगू है जो फवाद चौधरी की सामने आई है। और अहम बात यह है कि फवाद चौधरी ने कल भी इल्ज़ाम लगाया उमर फारूक ज़हूर पर, हम पर भी इल्ज़ाम लगा दिए कि फ्रॉड का इंटरव्यू किया जा रहा है। आज भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, कल रात तक उनसे राब्ते में थे, भाई कह रहे थे और उनसे दरख्वास्तें कर रहे थे। याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।